हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप किस प्रकार से एक जो सेंटेंस होता है उसका फॉर्मेशन किया जाता है। आपको पूरा एक कंप्लीट रूल बताया गया था कि उस रूल के अकॉर्डिंग आप कौन से इंग्लिश शब्द को कहाँ पर कैसे प्लेस किया जाता है, वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर देख लेना। और दोस्तों, वो जो थी हमारी फर्स्ट क्लास थी, और फर्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी, तो इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगे तो आपको ये वाली वीडियो समझ नहीं आएगी। तो इस वीडियो से पहले आप वो वाली वीडियो जाकर देखना और उसके बाद फिर आके ये वीडियो देखना है, क्योंकि आज सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास के अंदर मैं आपको जो एक सीक्वेंस वाइज में मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखे थे उस हेल्पिंग वर्ब को कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि जो ये इज, एम और जो ये आर होता है इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, ईजामार का इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत एक सिंपल तरीका है, एक सिंपल मेथड है जिसके सहारे पे आप ईजामार के चाहे जैसे मर्जी लाइन हो आप उसको बना सकते हैं। तो दोस्तों, ईजामार को सीखने से पहले मैं आपको कुछ कंडीशंस बताना चाहता हूँ। आप उस कंडीशन को पहले समझना, उस कंडीशन के बाद हम इस ईजामार से रिलेटेड जितने भी लाइनें होंगी उन लाइनों को फॉर्म करेंगे। ओके दोस्तों, देखो, ईजामार एक प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। ये बताता है कि किस प्रकार से आप ईजामार जो है किस प्रकार से जो प्रेजेंट की लाइनें हैं वो इसको टेंस के रूप में फॉर्म करती है। आप कहने का मतलब, यानी कि मैं कहूँ कि हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, ये लाइन सुनने के बाद हमें महसूस होता है कि जो ये लाइन है ये प्रेजेंट की लाइन है। अगर मैं कहता कि हम खेल रहे थे तो इसका मतलब ये पास्ट की लाइन थी, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि हम खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो प्रेजेंट की लाइन है। तो प्रेजेंट की लाइन जब होगी तो ईजामार आएगा, बट ईजामार आने के लिए कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को हमें समझना होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको ईजामार सिखाएंगे और जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम इसका पास्ट फॉर्म सिखा देंगे, यानी कि वॉच वर्ब। पहले हम ईजामार समझते हैं। गाइस, ईजामार को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती है। आपको दो कंडीशन समझना होगा। एक कंडीशन आपका जिसमें ईजामार के अंदर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आइडेंटिटी वाली लाइनें बनाते हैं। हाँ दोस्तों, आइडेंटिटी वाली लाइनें बनाते हैं, यानी आइडेंटिटी जिसमें आप किसी की पहचान बताते हैं, तो एक पहचान बताने के लिए भी आप ईजामार का इस्तेमाल करते हैं। एक पहचान बताने के लिए आपने आइडेंटिटी इस्तेमाल किया, यानी कि ईजामार का इस्तेमाल किया। दूसरा, हम कोई काम जब होता है, एक्शन हो रहा होता है किसी काम के अंदर, तो हम एक्शन शो करने के लिए, यानी कि हम कोई कार्य शो करने के लिए वहां पर भी ईजामार का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आपने एक तरफ आइडेंटिटी शो किया, एक तरफ आपने एक्शन शो किया। तो दोस्तों, ईजामार के हमारे पास यही दो ही सेंटेंस होते हैं, दो ही तरह के सेंटेंस बनते हैं, एक में आपका पहचान, एक में आपका एक्शन। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई इंसान जब दूसरे इंसान से बात करता है और प्रेजेंट में बात कर रहा हो, तो वो सिर्फ दो ही चीज़ पे बात करेगा। वो कह सकता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, क्योंकि एक डॉक्टर हूँ बोल रहा है तो उसकी पहचान बता रहा हूँ। मैं कहूँ कि आप एक साइंटिस्ट हैं, तो मैं जो उसकी साइंटिस्ट, मैंने बोला आप एक साइंटिस्ट हैं, तो यानी कि मैं उसकी पहचान बता रहा हूँ। जब हम किसी की पहचान बताते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं कि आप एक साइंटिस्ट हैं, यानी कि आप एक जो साइंटिस्ट का एक पोस्ट है वो आप हैं। तो यानी कि जब किसी की पहचान बताई जाती है तो पहचान बताते टाइम भी आप यही बोलते हैं कि ईजामार, यानी कि यू आर अ साइंटिस्ट, यू आर अ साइंटिस्ट, ऐसे बोलते हैं। तो पहचान बताने के लिए भी ईजामार आया। एक एक्शन, एक्शन यानी कि कोई काम शो कर रहे हैं, आप शो कर रहे हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो आप खेल रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं। जब कोई आप काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक्शन शो हो रहा होता है, और एक्शन जब शो होगा और वो काम कंटिन्यू फॉर्म में होगा और प्रेजेंट की होगी तो ईजामार आएगा। तो दोस्तों, यही दो कंडीशन थी, इन दो कंडीशन के लिए ईजामार का इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें लाइनों की, तो इसमें लाइनें याद रखना, एक तो प्रेजेंट फॉर्म में लाइन होंगी और लास्ट में याद रखना इन दो ही कंडीशंस में इस ईजामार का इस्तेमाल होता है। एक होता है कि जब ये कोई काम है सेंस में है या फिर हो, है या फिर हो के सेंस में आता है तो इसका इस्तेमाल होता है।
या फिर हूँ बोल दे कोई, ये तो आपकी आइडेंटिटी वाले सेंस में जाती है। लेकिन मैं बात करूं एक्शन वाले सेंस में, एक्शन वाले सेंस में कि कोई काम कर रहा है या कर रही है या कर रहे हो, तो टोटल मिला के इन्हीं सेंस के अंदर ये इनका इस्तेमाल होता है। एक तरफ कहते हैं कि आप आइडेंटिटी कर रहे हैं, यानी कि आप पहचान बता रहे हैं, यानी कि आप एक डॉक्टर हैं, आप एक वैज्ञानिक हो, या फिर मैं कहूँ कि मैं एक अध्यापक हूँ। तो देखो ये है, हो, हूँ, आया, एक तो ये पहचान करने का तरीका होता है, और दूसरा एक्शन वाले की पहचान कर रही है तो आपको देखोगे कर रहा है, कर रही है, या फिर कर रहे हो। अगर कुछ इस प्रकार की लाइनें दिखती हैं, इस प्रकार के शब्द आपको सेंटेंस करके दिखता है, तो आप समझ जाना कि वो एजामार की लाइन है, और हम एजामार की लाइन है तो हम ये फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। चलिए दोस्तों, आप समझते हैं आगे। देखो दोस्तों, एजामार के अंदर जो ये ईज एम आर होता है, ये इनके जो ये सब्जेक्ट होते हैं, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये ईज और एम और आर चेंज होते रहते हैं। अगर मैं बात करूं ईज की, अगर हम बात करें ईज की दोस्तों, एक तो पहली बात कि एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, ये एक सिंगुलर है, एक सिंगुलर है ये, और सिंगुलर जो होता है तो उसके साथ एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है। यानी कि आप यहाँ पर ही इस्तेमाल करेंगे, आप एक सी इस्तेमाल करेंगे, आप इट इस्तेमाल करेंगे, या फिर मैं कहूँ कि दिस इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या आप दैट करेंगे, और साथ ही कोई एक नाम, जैसे मैंने कहा कि सोनू, कोई भी एक नेम ले लिया, तो ऐसे सेंस में जब ईज होगा, ईज एक सिंगुलर होता है, ईज एक सिंगुलर होता है, और जब सिंगुलर होगा तो कोई एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होगा, यानी कि कोई काम करने वाला ऐसा व्यक्ति जो अकेला हो वो ईज के साथ आता है। यानी कि ईज सिंगुलर है तो ही, सी, इट, दिस और दैट, और सोनू यानी कोई एक नाम, जरूरी नहीं है कि सोनू हो, कोई आप नाम दूसरा नाम ले सकते हैं, बट फर्क कि वो अकेला होना चाहिए। तो इस प्रकार से ईज अकेले व्यक्ति के लिए ये आ गया। और इनके जो मीनिंग है, ही का मतलब, सी का मतलब, मैं इसको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, तो इसलिए वो पिछले क्लास वाली वीडियो जरूर देखना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि इन सब का मतलब क्या होता है और ये कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये आप पिछली क्लास में जो हमारी वीडियो है फर्स्ट क्लास, वो जाकर जरूर देखें। अब बात करते हैं एम की। देखो दोस्तों, जो ये एम है, एम ये एक वीआईपी है। जरा दोस्तों, ये एक वीआईपी है। वीआईपी यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी कि वीआईपी यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। एम होगा तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, और जब कोई इंसान, कोई चीज एक वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो, और वीआईपी है तो वीआईपी होने के कारण क्या होता है, वो अपने साथ हमेशा एक लौता लेके चलता है। तो ऐसा ही रूल आई के साथ है दोस्तों। आई हमेशा अपने साथ एक स्पेशल केस लेके चलता है। आई के साथ हमेशा एम आता है। आप आई के साथ आर नहीं ला सकते, आप आई के साथ इज नहीं ला सकते, ना ही आप एम जो किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ, यानी कि ही एम या फिर सी एम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि एम जो है स्पेशली सिर्फ आई के लिए बना है। तो आप इतना ध्यान रखना, एम जो है वो आई के लिए है। अब बात करें आर की। दोस्तों का आर, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था आर, वो सॉरी ईज बताया था मैंने, ईज सिंगुलर के लिए आता है, ऐसे ही आर प्लूरल के लिए आता है। यानी कि ये एक प्लूरल वाला सेंस है। यानी कि जब कोई काम, जब कोई व्यक्ति ज्यादा हो, दो या दो से ज्यादा होते हैं, तो वहां पर आर आता है। जैसे मैं बताऊं आपको, तो जैसे कि यू ज्यादा होता है, यू यानी कि आप, तुम, तो ऐसे सेंस वाले, यानी मैंने कहा आप लोग, आप तुम लोग, तो ऐसे चीजों में आपका आर आ जाता है। यू, और मैं कहूं कि यू के बाद आप इसमें वी लगा सकते हैं, आप दे बोल सकते हैं, या आप इसमें दीज बोल सकते हैं, या आप दोज बोल सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसमें कोई दो नेम, आप दो नेम ले सकते हैं। जैसे मैंने कि सोनू ले लिया, सोनू एंड मोनू। आपने देखा मैंने सोनू एंड मोनू लिया, यहाँ पे मैंने कोई दो नाम इस्तेमाल कर दिया, और जब दो नाम इस्तेमाल होता है तो ऐसे सेंस के अंदर आप
ये देखते हैं कि दो नाम है तो इसका मतलब वो ज्यादा है, और ज्यादा होता है तो हमेशा एक प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब इसमें होता है, यानी कि आर इनके सबके साथ में आएगा। और रही बात इनके मीनिंग की, तो इसकी मीनिंग मैं पिछले क्लास की जो फर्स्ट क्लास है उसमें मैं बता चुका हूँ, तो वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वो पहली वीडियो बिल्कुल कहते हैं ना कि बेस वीडियो, यानी कहते हैं कि जब हम नीम खोदते हैं तो वो नीम वाली वीडियो है, आप उसे जरूर देखना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि इजमार के अंदर दो तरीके की लाइनें बनती है। एक लाइन बनती है आपकी पहचान वाली और दूसरी लाइन बनती है आपकी एक्शन वाली, यानी कोई काम शो करते हैं आप। और इनको पहचान करने के मैंने तरीके बता दिए दोस्तों, आप रटना मत कि है हा हो, ये रटना नहीं है, आपको समझना है। आपको आपके लिए बिल्कुल मगअप करना आपके लिए बिल्कुल मना है। आपको मगअप नहीं करना है, मगअप मतलब रटना नहीं है, आपको मगअप नहीं करना है, आपको समझना है। आपने देखा मैंने बताया कि आपको इजमार के अंदर दो तरह की लाइनें, एक तो आपका इजमार यानी कि आइडेंटिटी वाली, एक आपका एक्शन वाली लाइन, दो तरह की लाइनें बनती हैं। और मैंने बताया कि जब पहचान कोई इंसान जब किसी को दूसरे इंसान को बता रहा होता है, जब कोई इंसान अपनी पहचान दूसरे इंसान को बताता है तो कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ। तो इस प्रकार से हम पहचान बता रहे हैं। जरूरी नहीं है कि कोई एक इंसान ही दूसरे इंसान को पहचान बताएगा, आप किसी एक सामान के बारे में बता सकते हैं। मैंने कहा कि यह एक मार्कर है, मैं इसकी पहचान बता रहा हूँ कि एक मार्कर है। मैं कहूँ कि ये बोर्ड है, ये पंखा है, ये लाइट है। तो जिस प्रकार मैंने किसी चीज़ की पहचान बताई, उस पहचान वाले के लिए भी ये आता है, आइडेंटिटी लगता है। मैं बात करूँ अब एक्शन की, तो एक्शन का मतलब कोई काम कंटिन्यू चल रहा होता है तो उसके लिए वहाँ पे, यानी एक्शन वाले शब्द में, यानी कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के प्लस में आईएनजी लगाते हैं, यानी कि आप इनके बिना कोई लाइन नहीं बना सकते। आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी ही लगेगी, क्योंकि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है। जब कोई काम कंटिन्यू चल रहा होता है तो उस सेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आता है। तो आपने देखा कि एक दो तरह की लाइन बनती है, एक आइडेंटिटी वाली और एक कार्य एक्शन वाली। और फिर हमने समझा कि जो ये हमारे ये हेल्पिंग वर्ब है इजमार, ये किन किन सब्जेक्ट के साथ में इस्तेमाल होते हैं। तो हमने बताया कि इज एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इस्तेमाल हो। जैसे ही मैंने कहा कि वह एक लड़का है, तो वह एक लड़का है, मैंने एक ही वह जो बात की वो वह अकेला व्यक्ति है। जब अकेला व्यक्ति होगा तो ईज आएगा। तो मैंने कहा ही सी इट दिस दैट और दो सोनू, ये सारे अकेले हैं तो अकेले के साथ ईज आता है। और फिर बताया कि एम जो है वीआईपी है, और जब वीआईपी होता है तो वो अपने साथ हमेशा अकेला लेके चलता है, तो इसलिए आई के साथ हमेशा एम आता है। बात करें आर की, आर क्या है, एक प्लूरल है, एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है और एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हमेशा एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा, यानी कि यू वी दे दिस दोज एंड सोनू एंड मोनू के साथ में आ रहा है। पहले आप इस चीज को अच्छे से समझना, अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको आगे की जो हम सेंटेंस बनाएंगे उस सेंटेंस में आपको आसानी है। यहाँ पर कुछ लाइनें ऐड करी हैं, वो लाइनें कुछ इस प्रकार हैं कि यहाँ पर जो भी लाइनें हैं वो सारी आइडेंटिटी वाली हैं, और इस साइड देखें तो इस साइड जितनी भी लाइनें हैं वो सारी एक्शन वाली है। और अभी हमने सीखा था कि जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में कोई सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर जितने भी ये सेंटेंस है इन सेंटेंस को हम बनाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखो पहला लाइन है कि बे लोग भूखे हैं। देखो दोस्तों, बे लोग भूखे हैं। अच्छा, बे को क्या कहते हैं दोस्तों? अब देखो हमने इससे पिछली क्लास में बताया था कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो मीनिंग होते हैं हिंदी में, यानी कि ही सी इट दे यू वी आई, इन सब की जो हिंदी है हमने पिछली क्लास में बताया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जरूर देखना, वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। और देखो बे लोग भूखे हैं, यानी बे को कहते हैं दोस्तों दे। देखो बे, देखो दोस्तों ये लोग है ना, इस लोग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहूं कि बे भूखे हैं या फिर मैं कहूं बे लोग भूखे हैं, बात बराबर है दोस्तों। अगर हम शब्दों के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये बिल्कुल ट्रांसलेट वाली इंग्लिश होती है। हम बिल्कुल ट्रांसलेशन पे नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल जो इसका सेंस है उस सेंस के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करेंगे। देखो दोस्तों, मैं कहूं कि बे भूखे हैं या बे लोग भूखे हैं तो बात बराबर है, ठीक है। तो बे लोग को हम दे भी बोलते हैं, तो ओके दोस्तों दे आ गया। और दे के साथ हमको पता है कि दे के साथ एक दे जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और जब कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो दो या फिर दो से ज़्यादा होता है वहाँ पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है आर आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे
वो लगाएंगे आर। तो दे आर क्या है दोस्तों, दे आर भूखे हैं, भूखे का तो दोस्तों कहते हैं हंगरी, तो क्या है वो लोग हंगरी, तो दे आर हंगरी। ओके देखो ये वो बे लोग भूखे हैं, दे आर हंगरी। दोस्तों अगर मैं इसको यूं कहूं कि बे लोग भूखे नहीं है, बे लोग भूखे नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में जब भी मना करते हैं, हमने फर्स्ट क्लास में बताया था, जब भी मना करते हैं तो उस सेंस के अंदर आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, तो वो लाइन मना करने वाली बन जाती है। मैंने कहा कि बे लोग भूखे नहीं है, अगर आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो लाइन बन जाएगी कि वो जो वे लोग हैं वो भूखे नहीं हैं। ऐसी अगर मैं हेल्पिंग वर्ब को उठा के अगर मैं कुछ सब्जेक्ट से पहले लगा दूं यानी स्टार्टिंग में लगा दूं तो क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ देखो, मैंने कहा वे लोग भूखे हैं तो दे आर हंग्री, वे लोग भूखे नहीं है तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, देखो दे आर नॉट। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको मार्क दिखाता हूँ अगले दूसरे रंग से ताकि आपको अच्छे दिखे, तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा, दे आर नॉट हंग्री, दे आर नॉट हंग्री। देखो दोस्तों, देखो यहाँ लगा दे आर नॉट हंग्री, यानी कि मैंने मना कर दिया है कि जो वो लोग क्या है, भूखे नहीं है वो लोग भूखे, यानी कि मैंने मना किया कि वे लोग भूखे नहीं हैं। ऐसे देखो अगला सेंटेंस देखते हैं कि आप बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान मतलब दोस्तों क्या होता है कि आप इंटेलिजेंट है, आप नॉलेजेबल है, आपके पास भरपूर नॉलेज है, आपके पास आप स्मार्ट हैं, आप इंटेलिजेंट हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप बुद्धिमान हैं, आप बुद्धिमान मतलब आप इंटेलिजेंट है। सो आप दोस्तों मैं कहता हूं कि आप इंटेलिजेंट है, यानी कि आप जो सामने वाला व्यक्ति जो यू कहलाता है, आपको इंग्लिश में कहते हैं यू। तो देखा दोस्तों, आप है, आपको इंग्लिश में कहेंगे यू, और यू के साथ हमको पता है कि यू के साथ क्या आता है, आर। तो चलिए यू के साथ लग गया आर, और बुद्धिमान मतलब इंटेलिजेंट। अच्छा, जो बुद्धिमान होगा वो चालाक भी होगा, यानी क्लेवर है बहुत वो, तो आप यहाँ पे क्लेवर भी ला सकते हैं, आप इंटेलिजेंट लगा सकते हैं, आप नॉलेजेबल लगा सकते हैं, आप स्मार्ट लगा सकते हैं। बट जो सूटेबल है वो आप यहाँ पे इंटेलिजेंट ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में। आप वैसे लगाने को कोई दूसरा शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो सूटेबल है वो इंटेलिजेंट लगता है सुनने में भी, तो आप यहाँ पे इंटेलिजेंट लगाएंगे। ठीक है, आप बुद्धिमान है यानी कि यू आर इंटेलिजेंट। ओके, यू आर ठीक है, देखो यू आर इंटेलिजेंट। अच्छा, मैंने कहा कि आप एक बुद्धिमान है, आप एक बुद्धिमान है, ऐसा बोला दोस्तों मैंने। अगर मैं कहता कि आप एक बुद्धिमान है तो यू आर एन इंटेलिजेंट, यू आर एन इंटेलिजेंट ऐसे होता। मैं कहता कि वे लोग भूखे हैं, दे आर हंग्री। ठीक है, देखो दोस्तों ये जो बुद्धिमान है, देखो दोस्तों ये जो बुद्धिमान, भूखे, उदास, अमीर, ये नौकर तो अलग है दोस्तों। देखो अमीर, उदास, बुद्धिमान, भूखे, ये जितने भी शब्द है ये एक फीलिंग वाले शब्द है, और फीलिंग वाले शब्दों को हम कभी काउंट नहीं कर सकते। हम कह सकता हूं क्या मैं कि आप बुद्धिमान कहूं, क्या ऐसा बोल सकता हूं कि आप 10 बुद्धिमान है, नहीं बोल सकते दोस्तों, हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते। मैं कहूं कि आप 5 बुद्धिमान है, नहीं बोल सकते ऐसा कुछ। तो इसलिए जब जो चीज हम गिन नहीं सकते, यानी कि आप बुद्धिमान कभी काउंट नहीं कर सकते, इसलिए उसके पहले ए या फिर एन नहीं आएगा। ओके दोस्तों, यू आर इंटेलिजेंट, आप बुद्धिमान है। मैं कहता हूं कि आप बुद्धिमान नहीं है, आप बुद्धिमान नहीं है, तो क्या करेंगे, इस आर के बाद में नॉट लगा देंगे, यानी कि यू आर नॉट इंटेलिजेंट, यू आर नॉट इंटेलिजेंट, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। ओके दोस्तों, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं कि क्या आप एक बुद्धिमान है, क्या आप एक बुद्धिमान है, तो ऐसे कंडीशन में इस आर को उठा के आप यहां लगा दोगे और बाकी कर दोगे, यानी कि आर यू इंटेलिजेंट, आर यू इंटेलिजेंट। मैं कहूं कि क्या आप एक बुद्धिमान नहीं है, तो ये आर वाले को उठा के आप यहां लगा दोगे और क्या दोगे, आर यू नॉट इंटेलिजेंट, ऐसे दोस्तों। ठीक है, ओके, यहां पे है कि श्याम उदास है, श्याम उदास है। देखो श्याम उदास है, मैंने ऐसा कहा कि शाम 5 उदास है या शाम 1 उदास है। हम उदास तो हमारी वर्ड है हिंदी का शब्द, क्या हम उसे गिन सकते हैं क्या? मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आप 5 उदास हैं, आप 4 उदास हैं, नहीं बोल सकते दोस्तों ऐसा कुछ।
जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते उससे पहले कभी भी ए या फिर एन नहीं आता, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक। और क्या मैं कैसे बोल रहा हूँ कि आप एक उदास है, ऐसा कभी बोलते हैं क्या आप एक उदास है? नहीं बोलते। इसलिए आप उदास हैं यानी श्याम उदास है, तो इसलिए वहां पे ए या एन नहीं आएगा। आप सीधा कहोगे श्याम, यानी कि श्याम। श्याम, अच्छा श्याम एक सिंगुलर है, एक सिंगुलर है यानी कि अकेला व्यक्ति है। जब अकेला व्यक्ति होता है तो उसके साथ में क्या आता है? इज। तो यानी कि श्याम इज क्या है? उदास। यानी कि क्या उदास को इंग्लिश में सैड, वो क्या है? सैड है। श्याम इज सैड। तो श्याम क्या है दोस्तों? सैड है। अगर मैं कहूं कि श्याम सैड नहीं है, श्याम उदास नहीं है, तो आप बोलोगे श्याम श्याम इज नॉट सैड। श्याम इज नॉट सैड, ऐसे बोलोगे दोस्तों। ओके, मैं कहूं कि हम लोग अमीर हैं, हम लोग अमीर हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हम लोग 5 अमीर हैं? नहीं बोल सकते दोस्तों, क्योंकि आप जो अमीर शब्द है एक फीलिंग वाला शब्द है, एक ऐसा शब्द जिसे आप काउंट ही नहीं कर सकते। तो इसलिए इन ऐसे शब्दों के ऊपर पहले कभी भी ई या एन या फिर ए नहीं आता है। तो आप हम लोग अमीर हैं, मैं कहूँ कि हमको क्या कहते हैं दोस्तों? हमको बोलते हैं वी। और हम एक ज्यादा व्यक्ति होते हैं, ज्यादा लोग को इंडिकेट करता है, कहता है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं हम लोग। अगर मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे साथ 3-4 लोग और हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि हम लोग बोल सकते हैं ना। तो जब भी हम आता है तो हम हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होता है। तो हम वी के साथ में क्या लगता है? आर। तो वी आर अमीर दोस्तों, अमीर। तो अमीर के लिए कहते हैं रिच, वी आर रिच। अच्छा मैं कह दूं कि हम लोग अमीर नहीं हैं, हम लोग अमीर नहीं है। तो देखो हम लोग अमीर नहीं है यानी कि नॉट लगाना है आपको, और नॉट कहां पर? हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे तो लाइन नहीं में बदल जाएगी। जैसे देखो वी आर, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, रिच, वी आर नॉट रिच। जो कितना आसान है दोस्तों, इन लाइनों को इंग्लिश में करना बहुत आसान है अगर आपने पहले समझा होता। यानी कि अब जो पिछले क्लास, अगर जो भी इससे पहले जो मैंने इसका पूरा कंसेप्ट बताया आपको, अगर कंसेप्ट पे आपने ध्यान दिया तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि ये मैं आर क्यों लगा रहा हूँ, ये जो ये शाम के बाद इस क्यों आया, ये आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को स्किप करना, पहले वीडियो को जाना, फिर जो स्टार्टिंग से वीडियो दोबारा देखना जहाँ पे मैं कंसेप्ट बता रहा था, वहां पे आप कंसेप्ट देखने के बाद फिर ट्राई करना, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि वह एक नौकर है। अच्छा दोस्तों यहाँ तो देखो मैंने एक लगा दिया दोस्तों, वह एक नौकर है। मैं बोल सकता हूँ ना कि वह नौकर है। अगर कोई व्यक्ति 5 घरों में काम करता है तो 5 घरों का नौकर है, यानी 5 नौकर है, बोल सकते हैं ना। तो ऐसे चीजों के लिए यानी कि आप नौकर काउंट कर सकते हैं, नौकरों को गिन सकते हैं ना आप। अगर मेरे यहाँ एक नौकर यहाँ खड़ा है, एक नौकर यहाँ खड़ा है, एक नौकर इधर खड़ा है, एक नौकर यहाँ खड़ा है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि टोटल 1 2 3 4 5 नौकर, 5 सर्वेंट्स बोल सकता हूँ ना। लेकिन क्या आप 5 उदास बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। 5 अमीर बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। तो इसलिए जब नौकर जो शब्द है उसको आप गिन सकते हो, तो जो शब्द गिन सकते हैं उसके पहले ए या फिर एन आ जाता है। ओके, भय यानी कि भय नौकर है, भय एक नौकर है, ही है ना। ओके, तो यानी कि ही। अच्छा ही के साथ क्या लगता है दोस्तों? एक सिंगुलर है तो ही के साथ लगेगा इज, ही इज। अच्छा एक, ही इज अ, देखो अब दोस्तों ए आ गया, और क्या नौकर को क्या कहते हैं? सर्वेंट, ही इज अ सर्वेंट। ठीक है दोस्तों, ऐसे बोलते हैं ही इज अ सर्वेंट। मैं कहूं कि क्या वह एक नौकर है, क्या वह एक नौकर है, तो आप इज को पहले ले आओगे और बाकी सब सेम बोल देना। कह रहा कि इज ही अ सर्वेंट। मैं कहूं कि वह एक नौकर नहीं है, तो आप बोलोगे ही इज नॉट अ सर्वेंट, ही इज नॉट अ सर्वेंट। यानी नहीं में कन्वर्ट कर दूं, नहीं में, अगर मैं इसको नहीं में कर दूं तो आप बोलोगे ऐसे करके ही इज, फिर इसके बाद आप नॉट लगा दोगे, ही इज नॉट अ सर्वेंट, ही इज नॉट अ सर्वेंट। तो देखा दोस्तों हमने कितने आसान तरीके से इन पूरे को आराम से हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर दिया। और ये थी हमारी कुछ आइडेंटिटी वाली। बात करते हैं कुछ एक्शन वाले लाइनों की।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लाइन हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, वह गाना गा रही है, इन सभी लाइनों के अंदर एक्शन हो रहा है, यानी कि कोई काम अभी भी कंटिन्यू फॉर्म में है। जब कोई काम कंटिन्यू चल रहा होता है तो उसमें ईजमार के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाकर हम लाइनें बनाते हैं। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं तो देखते हैं। देखा है कि आप स्कूल जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आपको कहते हैं कि यू। अच्छा, यू के साथ में हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब? आर आता है, तो यू आर। अच्छा, काम क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर काम क्या कर रहा हूं? जाने का काम कर रहा है, जाना यानी गो, यू आर। अच्छा, काम अभी भी कंटिन्यू है। जब काम कंटिन्यू होता है तो वहां पर आईएनजी आ जाता है, यानी कि वर्ब के साथ में, यानी जो रहा है, रहे, इस रहे के लिए आईएनजी आएगा और आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लग जाएगा, यानी कि गो हमारा वर्ब है, उसके साथ में आईएनजी लग गया। यू आर गोइंग। अच्छा, वो कहाँ पे जा रहा है दोस्तों? कहाँ पे जा रहा है? वो जा रहा है स्कूल। जब हमें पता है कि वो स्कूल जा रहा है और हमें उसका डेस्टिनेशन पता है, कि हमें पता है कि उसका टारगेट पॉइंट यानी कि कहाँ पर पहुंचने वाला है, यानी कि हिंदी में कहूँ गंतव्य स्थान, उसे पता है। जब हमें अपना डेस्टिनेशन पता होता है तब वहां पर टू लगा देते हैं, यानी कि यू आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, ये टू आ गया। अगर मैं कहता कि मैं वहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, तो मुझे तो नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं कहूँ वहां जा रहा हूं। जब मुझे डेस्टिनेशन ही नहीं पता, वो वहां कहाँ की बात कर रहा है नहीं पता है। जब हमें डेस्टिनेशन नहीं पता होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, सीधा हम कहते हैं आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर। हम ऐसे नहीं आई एम गोइंग टू देयर नहीं बोल सकते। जब हमें डेस्टिनेशन पता होता है तो ही हम टू लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाते। ओके, इस सेंटेंस को हम नेगेटिव में करते हैं, यानी कि नहीं में कन्वर्ट करते हैं। नहीं के अंदर कि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो कहेंगे यू आर, यानी कि क्या करेंगे दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देंगे, यू आर नॉट लग जाएगा, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दूं, क्वेश्चन कर दूं, क्या आप स्कूल जा रहे हैं, क्या आप स्कूल जा रहे हैं, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है आर, ये उठ के पहले आ जाएगा, बाकी सब सेम चली जाएगा, यानी आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल। क्या आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। अच्छा, तो आपने सीखा कि जब मैंने आर को पहले ले आया तो क्वेश्चन बन गया, क्या आप स्कूल जा रहे हैं। आर के बाद नॉट लगा दिया तो वो मना कर दिया, नहीं आप स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये लाइनें बनती है। अब बात करते हैं कि वह गाना गा रही है, वह गाना गा रही है। अच्छा दोस्तों, इस रही से मुझे पता चल गया कि उसका जेंडर जो है वो लड़की है, यानी जब लड़की होगी तो यानी कि वह क्या होगा, सी। मैं कहता कि वह गाना गा रहा है तो लड़का होता, यानी कि फिर ही आता। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रही यानी कि लड़की है, तो अब वह को क्या बोलेंगे, सी, यानी कि सी। अच्छा, सी के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब, ई जाएगी। सी इज क्या कर रही है दोस्तों, काम क्या कर रही हो, सिंगिंग, सिंग कर रही है, तो सी इज सिंगिंग। ये आईएनजी लग गया क्योंकि कंटिन्यू है। शी इज सिंगिंग क्या, सॉन्ग, शी इज सिंगिंग सॉन्ग। ओके दोस्तों, मैं कहूँ कि वह गाना नहीं गा रही है, वह गाना नहीं गा रही है, तो शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्योंकि इज के बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, शी इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, शी इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। ओके, अच्छा, वह गाना गा रही है, मैं गिन सकता हूं ना कि कितने गाने, एक गाना, दो गाना, तीन गाना, चार, मैं गिन, तो शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे ए लगाओ दोस्तों, शी इज सिंगिंग, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गा रही है, वह गाना गा रही है, तो इसके लिए क्योंकि हम सॉन्ग को काउंट कर सकते हैं, तो जब हम काउंट कर सकते हैं तो इस चीज के लिए ए या फिर एन आता है, तो यानी कि शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गा रही, क्या वह गाना गा रही है, इज शी, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस प्रकार से हम इसको ही बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अच्छा लिख रहे हो, आप अच्छा लिख रहे हो, यानी काम कंटिन्यू, और काम करने वाला दोस्तों कौन है, आपको इंग्लिश में यू बोलते हैं, और देखो यू आ गया, और यू के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब, आर, यू आर अच्छा, ये काम क्या कर रहा है, वो लिखना का काम कर रहा है, लिखना,
तो यू आर राइटिंग क्या दोस्तों, यू आर राइटिंग कैसा, अच्छा, यू आर राइटिंग गुड, यू आर राइटिंग गुड। आप अच्छा नहीं लिख रहे हो, आप अच्छा नहीं लिख रहे हो, तो यानी कि फिर नहीं कर रहे दोस्तों। तो आप अच्छा नहीं लिख रहे हो, फिर क्या करेंगे, जल्दी सोचो, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। तो यानी कि यू आर नॉट राइटिंग। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने जितने भी सेंटेंस थे सबको बड़े ही प्यार से, बड़े ही आसान तरीके से हमने इसको इंग्लिश में बना दिया। अब बाकी जो ये दो सेंटेंस बचे, आप अंग्रेजी सीख रहे हो, शाम मेहनत कर रहा है, ये दो सेंटेंस मैं दोस्तों आपके लिए देता हूँ कि आप इन सेंटेंस को इंग्लिश में कर आप नीचे कमेंट करेंगे। इससे मुझे समझ आ जाएगा कि आप समझ रहे हैं। यह आपके लिए होमवर्क है, यह आपका है होमवर्क। ये दोनों लाइन जो है दोस्तों आपको कमेंट में करके बताना है। ये दोनों ही लाइन आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है इंग्लिश में कि इनको कैसे बोलेंगे, और वो कमेंट करके आपको नीचे देना है। और साथ ही साथ इसको, इस वीडियो को अगर समझना है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना और आराम से देखना, डेफिनेटली आपको समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ बस यही सेंटेंस थे। अगर आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, आप इनको बनाने के तरीके अगर ध्यान से समझ लिया, तो इससे बाहर कुछ नहीं है, एग्जाम के अंदर इससे बाहर कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है, बेसिक यही है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपको धीरे धीरे करके आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। और दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियो ला सकें। आप लाइक करते हैं तो हमको लगता है कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा हमारी वीडियो पसंद आ रही है, और हमें इससे और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और भी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।